हेलो क्लास 10 साइंस। आज हम लोग करेंगे फिजिक्स चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और हमारे पास इसका टॉपिक है इलेक्ट्रिक जनरेटर। चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपको क्या पढ़ने को मिला था कि अगर किसी कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो उसमें एक करंट इंड्यूस हो जाता है। तो उसी के बेस्ड है हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर। चलिए स्टार्ट हम लोग करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर based on the phenomena of electromagnetic induction, the experiments studied above generate induced current which is usually very small। तो हमने कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमिना देखा और एक्सपेरिमेंट भी स्टडी किए, और उन एक्सपेरिमेंट्स में हमने देखा कि करंट इंड्यूस हो रहा है, लेकिन जो करंट इंड्यूस हुआ है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल था, उसकी जो वैल्यू थी वो बहुत ज्यादा कम थी। The principle is also employed to produce large current for use in homes and industry। तो सेम प्रिंसिपल को यूज कर सकते हैं ज्यादा बड़ा करंट प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि हम लोग अपने घरों में या इंडस्ट्री लेवल पर उसे यूज कर पाए। In an electric generator, mechanical energy is used to rotate a conductor in a magnetic field to produce electricity। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी का यूज किया जाता है ताकि कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाया जा सके और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता था, आप लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते थे, और इलेक्ट्रिकल जनरेटर में हम लोग मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। एन इलेक्ट्रिक जनरेटर इज शोन इन फिगर। फिगर में आपको इलेक्ट्रिक जनरेटर दिखाई दे रहा है। कुछ हद तक ये इलेक्ट्रिक मोटर जैसा ही है, लेकिन फिर भी कुछ डिफरेंसेस यहाँ पे आपको मिलेंगे। Consisting of a rotating rectangular coil ABCD placed between the two poles of a permanent magnet। आपने दो पोल्स दिए हुए हैं, नॉर्थ एंड साउथ, एक परमानेंट मैग्नेट के, और उस मैग्नेटिक फील्ड में आपने रेक्टेंगुलर कॉइल ए बी सी डी को प्लेस किया हुआ है। और ये जो कॉइल है वो रोटेट कर सकती है, यानी कि घूम सकती है। The two ends of this coil are connected to two rings R1 and R2। इस कॉइल के जो दो एंड्स हैं, यानी कि A वाला एक एंड लगा ले और एक D वाला लगा ले, वो रिंग्स R1 और R2 के साथ कनेक्ट किए हुए हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा फर्क है। अगर आपको इलेक्ट्रिक मोटर याद हो जो हमारे सिलेबस में थी, उसके भी पास रिंग थी, लेकिन वहां पे हम लोग स्प्लिट रिंग यूज कर रहे थे P एंड Q। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने दो रिंग्स यूज की हुई हैं, R1 एंड R2। इनर साइड ऑफ दीज रिंग्स आर मेड इंसुलेटेड। इनर साइड जो है रिंग्स की वो इंसुलेटेड है, जस्ट लाइक स्प्लिट रिंग्स। The two conducting stationary brushes B1 and B2 are kept pressed separately on rings R1 and R2 respectively। यहाँ पे भी आपको दो कंडक्टिंग ब्रश दिखाई देंगे। मोटर में भी ये स्टेशनरी थे और जनरेटर में भी ये स्टेशनरी है, B1 एंड B2, और ये रिंग्स R1 और R2 के साथ टच कर रहे हैं, जैसा कि आप लोगों को अभी पिक्चर में दिखाई दे रहा है। The two rings R1 and R2 are internally attached to an axle। जो रिंग्स हैं वो एक्सेल के साथ अटैच की हुई हैं। Axle may be mechanically rotated from outside to rotate the coil inside the magnetic field। इस एक्सेल को बाहर से रोटेट किया जाएगा, जिससे क्या होगा, इसके साथ कनेक्टेड रेक्टेंगुलर कॉइल भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करेगी। Outer ends of the two brushes are connected to galvanometer to show the flow of current in the given external circuit। ब्रशेस के जो आउटर एंड्स हैं वो आपने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिए हैं, ताकि जब यहाँ पे करंट फ्लो करेगा तो गैल्वेनोमीटर की सुई हिल जाएगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया है। When the axle attached to the two rings is rotated such that arm AB moves up and arm CD moves down in the magnetic field produced by permanent magnet।
तो हम लोगों ने एक्सिल को जो रोटेट करना है वो क्लॉकवाइज रोटेट करना है। इससे क्या होगा, ए बी जो है वो ऊपर की तरफ उठेगी और जो सी डी है वो नीचे की तरफ मूव करेगी। Let us say coil ABCD is rotated clockwise in the arrangement as shown in figure। तो जैसे अभी बताया कि क्लॉकवाइज होगा, तो मान लेते हैं कहता क्लॉकवाइज जो है वो हमारी कॉइल घूमना शुरू कर देगी। बाय अप्लाइंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कल भी कि अगर हमें इलेक्ट्रिक करंट जो इंड्यूस हुआ है उसकी डायरेक्शन पता करनी हो तो हमें फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल यूज करना होता है। तो यहाँ पे हम लोग फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यूज करेंगे। induced current are set up in these arms along the direction AB and CD। तो जो करंट फ्लो करेगा वो A से B, B से C और C से D फ्लो करेगा। Thus an induced current flows in the direction ABCD। तो ABCD डायरेक्शन में करंट फ्लो शुरू हो जाएगा। If there are large number of turns in the coil, अगर कॉइल में बहुत सारी नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं, the current generated in each turn adds up to give a large current through the coil। अगर इसी कॉइल में बहुत सारी नंबर ऑफ टर्न्स कर दे हम लोग तो हर टर्न में जो करंट है वो ऐड हो जाएगा और वो सारा करंट ऐड होकर बहुत बड़ी वैल्यू बन जाएगा। This means that current in the external circuit flows from B2 to B1। अब देखिए करंट A से B, B से C, C से D गया है और जो D पार्ट है वो भी B2 के साथ कनेक्टेड है। तो यानी कि आउटर सर्किट में जो करंट है वो B2 से B1 की तरफ फ्लो करेगा और वही इन्होंने लिखा है कि आउटर सर्किट में जो करंट है वो ब्रश 2 से ब्रश 1 की तरफ फ्लो करेगा। आफ्टर हाफ रोटेशन, अब आधे रोटेशन के बाद, आधे रोटेशन के बाद क्या होगा, ए बी आपकी इस तरफ आ जाएगी और सी डी लेफ्ट साइड पे चला जाएगा। आर्म सी डी स्टार्ट्स मूविंग अप एंड ए बी मूविंग डाउन। तो उसके बाद क्या होगा, क्योंकि अपना जो एक्सिल है वो क्लॉकवाइज घूमता जाएगा तो सी डी जो है वो ऊपर उठेगा और ए बी नीचे की तरफ उठेगा। याद रखिए हम लोग हाफ रोटेशन के बाद की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक बना भी लेते हैं अपन रफली। सपोज कर लो ये कोयल लाइक दिस ऐसे है। अब जो सी डी है वो लेफ्ट साइड आ गई है और जो ए बी है वो राइट साइड आ गई है। तो होगा क्या, क्लॉकवाइज घूमना है तो सी डी ऊपर की तरफ और ए बी जो है वो नीचे की तरफ रोटेट करेगी। एज ए रिजल्ट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन बोथ द आर्म्स चेंज गिविंग राइज टू नेट इंड्यूस्ड करंट इन द डायरेक्शन डी सी बी ए। और इससे क्या होगा, जो करंट की डायरेक्शन है जो पहले कहां से कहां तक थी, ए से बी, बी से सी, सी से डी, अब वो रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स का मतलब डी से सी, सी से बी और बी से ए की तरफ जाना शुरू कर देगी। द करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट नाउ फ्लोज फ्रॉम B1 टू B2। अब अगर करंट इंटरनली कॉइल में चेंज हो गया है तो वो आउटर में भी चेंज होगा। पहले एक्सटर्नल में करंट कैसे जा रहा था, B2 से B1। तो अगर ये डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया तो यहाँ पे भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा और जो करंट है अब वो B1 से B2 की तरफ फ्लो करेगा। ओके जी, नेक्स्ट। करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट नाउ फ्लोज फ्रॉम B1 टू B2। यही हमने डिस्कस किया कि B1 से B2 में करंट फ्लो करेगा। Thus after every half rotation the polarity of current in the respective arms changes। तो मतलब हर हाफ रोटेशन के बाद यही होना है। देखिए ये फर्स्ट हाफ हो गया, ये सेकंड हाफ हो गया, थर्ड हाफ में दोबारा फिर क्या हो जाएगा, थर्ड हाफ में दोबारा से जो करंट है वो ए बी सी डी हो जाएगा और B2 से B1। जैसे ही हाफ रोटेशन पूरा होगा यानी कि फोर्थ हाफ रोटेशन शुरू हो जाएगा, अगेन ये चीज रिवर्स हो जाएगी। तो मतलब ये चीज जो है वो कंटिन्यूसली चलती रहेगी। Such a current which changes the direction after equal intervals of time is called an alternating current। तो ऐसा करंट जो हर इक्वल इंटरवल पे अपनी डायरेक्शन बदल लेता है उसे हम लोग अल्टरनेटिंग करंट, जिसका शॉर्ट फॉर्म एसी है, एयर कंडीशनर में है यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट है, उसे हम लोग कहते हैं। दिस डिवाइस इज कॉल्ड एन एसी जनरेटर। और इस डिवाइस को हम लोग एसी जनरेटर कहते हैं। यानी कि एसी जनरेटर अल्टरनेटिंग जो अल्टरनेटिंग जनरेटर है वो सॉरी अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर जो है वो अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, टू गेट डायरेक्ट करंट, यहाँ पे आपकी वर्किंग खत्म हो जाती है एसी जनरेटर की। अब अगर कह रहे हैं कि आपको डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट चाहिए विच डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन विद टाइम।
जो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। अ स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर मस्ट बी यूज, तो आपको कम्यूटेटर लगाना पड़ेगा, स्प्लिट रिंग यानी कि एक ही रिंग लगानी पड़ेगी, लेकिन वो दो हिस्सों में डिवाइड होनी चाहिए, जस्ट लाइक इन इलेक्ट्रिक मोटर। और अगर आपको याद हो कम्यूटेटर का काम क्या होता है, सर्किट के अंदर करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर देना। With this arrangement, one brush is at all times in contact with the arm moving up in the field, while the other is in contact with the arm moving down. इससे क्या होगा, एक ब्रश का कनेक्शन हर बार उस आर्म के साथ रहेगा जो आर्म ऊपर मूव कर रही है, और दूसरा ब्रश हमेशा उस आर्म के साथ कनेक्ट रहेगा जो आर्म नीचे मूव कर रही है। जैसे कि फर्स्ट हाफ में आप क्या देख रहे हो, मैं यहाँ पे आपको बनाता हूँ। जैसे फर्स्ट हाफ में हमने देखा ए बी जो है वो ऊपर उठ रही थी, और सेकंड हाफ रोटेशन में सी डी ऊपर उठ रही थी। तो अब ए बी हो या सी डी, अगर ये ऊपर की तरफ उठ रही है तो इनका कनेक्शन एक हो जाएगा, और जो नीचे की तरफ जाएगा उनका कनेक्शन एक हो जाएगा। तो यानी कि ये फर्क नहीं पड़ रहा कि कौन सी आर्म ऊपर है कौन सी नीचे है, हमारे जो भी आर्म ऊपर उठेगी उसके लिए ब्रश फिक्स हो जाएगा, और जो आर्म नीचे जाएगी हर बार उसके लिए ब्रश फिक्स हो जाएगा। तो मतलब करंट अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करने वाला। We have seen the working of a split ring commutator in case of electric motor. हमने इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर का काम देखा है। Thus a unidirectional current is produced, तो यूनि मतलब एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने वाला करंट प्रोड्यूस होगा। The generator is thus called a DC generator, और ऐसे जनरेटर को हम लोग डायरेक्ट करंट जनरेटर बोलते हैं। कुछ वेव फॉर्म्स भी होती हैं एसी और डीसी की। एसी के लिए वेव फॉर्म जो है वो लाइक दिस ऐसे बनती है, जिसमें आप हर इंटरवल पे जो डायरेक्शन है करंट की बदल देते हो। डीसी में जो वैल्यू होती है वो लाइक दिस ऐसे बन जाती है। इसमें आप देख सकते हो कि जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हो रही, और ज्यादा फिल्टर आउटपुट के लिए डीसी के लिए लाइक दिस ऐसे चलता है। तो ये थोड़ा सा हाई स्टडी में आ जाता है, तो आपको फिलहाल ये इतना रखने की याद कोई जरूरत नहीं है। Difference between the direct and alternating current is that the direct current always flows in one direction. तो डिफरेंस क्या है डायरेक्ट डीसी और एसी में? डीसी में जो करंट है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, whereas the alternating current reverses its direction periodically. लेकिन जो अल्टरनेटिंग करंट है वो अपनी डायरेक्शन एक फिक्स इंटरवल के बाद चेंज कर लेता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप, जितना टाइम यहाँ पे है, सपोज कर लो मैं से आपको बता रहा हूँ 2 सेकंड है, तो 2 सेकंड के बाद ये जो डायरेक्शन है वो चेंज होती रहेगी। मोस्ट पावर स्टेशन कंस्ट्रक्टेड दीज डेज प्रोड्यूस एसी, जो ज्यादातर पावर स्टेशन है वो एसी प्रोड्यूस करते हैं। इन इंडिया एसी चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर एवरी 1/100 सेकंड। तो आप देख सकते हो कितने टाइम के बाद डायरेक्शन बदल जाती है, 1/100, यानी कि 0.01 सेकंड के बाद करंट का डायरेक्शन हमेशा बदल जाता है। दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज 50 हर्ट्ज, तो यानी कि एक सेकंड में हमारा एसी कितने सर्कल कवर करेगा, 50। दिस 1 2 3 4 5, तो मतलब ऐसे 50 सर्कल कंप्लीट होंगे एसी के द्वारा विद इन 1 सेकंड, सिर्फ एक सेकंड के अंदर। An important advantage of AC over DC is that electric power can be transmitted over long distances without much loss of energy. एक एडवांटेज एसी का ये है डीसी के ऊपर कि एसी में जब आप इलेक्ट्रिक पावर का ट्रांसमिशन करते हैं ज्यादा डिस्टेंसेस पे तो ज्यादा बड़े लॉसेस नहीं होते, यानी कि डीसी को यूज करके लॉसेस ज्यादा होते हैं लेकिन एसी को यूज करके लॉसेस कम होते हैं, इसीलिए एसी को प्रेफर किया जाता है। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास एसी इलेक्ट्रिक जनरेटर का कंसेप्ट। एसी भी आ गया और डीसी के बारे में भी उन्होंने हमें बता दिया कि एसी को डीसी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कम्यूटेटर यूज करना पड़ेगा, स्प्लिट रिंग टाइप। चलिए अब क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर का प्रिंसिपल बताएं। क्या प्रिंसिपल है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दैट इज whenever there is a change in the magnetic field around the conductor a current will be induced in the conductor। जब भी मैग्नेट के आसपास का कंडक्टर के आसपास का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो एक करंट उसमें इंड्यूस हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर, और ये इलेक्ट्रिक जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल है। नेम सम सोर्सेज ऑफ डायरेक्ट करंट, कुछ सोर्सेज बताइए जहां से आप डीसी ले सकते हो। सेल, बैटरी, डीसी जनरेटर, ये सारे वो चीजें हैं जो डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करते हैं।
तो ये आप 3 सोर्स से लिख सकते हो। इसके अलावा अगर कोई और सोर्स है इंटरनेट से या किसी बुक में से तो आप वो भी उठा के लिख सकते हो। विच सोर्सेज प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग करंट, कौन से सोर्स हैं जो अल्टरनेटिंग प्रोड्यूस करते हैं? एसी जनरेटर। एसी जनरेटर जो है वो अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है। ओके, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है कि कौन सा है। रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ कॉपर वायर इज रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कॉपर वायर की एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट की है। डायरेक्शन इंड्यूस करंट कब चेंज होगी? इन ईच। अभी हमने पढ़ा है जब एक कॉपर वायर या कोई भी कॉइल को रोटेट करते हैं तो जो डायरेक्शन होती है इंड्यूस्ड करंट की वो कब चेंज होती है? आफ्टर हाफ रोटेशन। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हाफ रेवोल्यूशन। यहाँ पे देखिए एक सर्कल पूरा ये माना जाता है, तो हाफ रोटेशन के बाद डायरेक्शन बदल जाती है। या फिर थ्योरी में क्या है, ए बी ऊपर से नीचे आता है तो हाफ के बाद नीचे से जब ऊपर आएगा तो डायरेक्शन करंट का रिवर्स हो जाएगा। तो ऑप्शन सी, दैट इज हाफ रेवोल्यूशन, इज द राइट आंसर। चलिए अब करते हैं बात डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स की। In our homes, we receive supply of electric power through a main supply, also called mains, either supported through overhead electric poles or by underground cables. हमारे घरों में हम लोग इलेक्ट्रिक पावर की सप्लाई रिसीव करते हैं मेन सप्लाई के थ्रू, जिसको मेन्स भी बोलते हैं। वो ओवरहेड इलेक्ट्रिक पोल्स या तो बिजली के खंभों से आती है और बाय अंडरग्राउंड केबल या फिर ग्राउंड के नीचे दबी हुई केबल्स के थ्रू पहुंचती है। वन ऑफ द वायर्स इन दी सप्लाई यूजुअली विद रेड इंसुलेशन कवर इज कॉल्ड लाइव वायर और पॉजिटिव। इनमें से एक वायर जो सप्लाई की होती है उसके ऊपर रेड कलर का इंसुलेशन होता है आमतौर पे, और उसे हम लोग लाइव वायर या पॉजिटिव कहते हैं। अनदर वायर विद ब्लैक इंसुलेशन इज कॉल्ड न्यूट्रल वायर और नेगेटिव। दूसरी वायर जिसके ऊपर ब्लैक इंसुलेशन होता है उसे न्यूट्रल वायर कहते हैं या फिर नेगेटिव भी उसको कहा जाता है। इन अवर कंट्री द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इज 220 वोल्ट। हमारे कंट्री में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 220 वोल्ट का है लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के अंदर। और आपको पता है कि तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है तभी जो चार्ज है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करता है और उसे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। एट द मीटर बोर्ड इन दी हाउस, घर में मीटर बोर्ड के पास पर दीज वायर पास इनटू एन इलेक्ट्रिसिटी मीटर थ्रू मेन फ्यूज। मेन फ्यूज के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी मीटर में ये वायर पास होती हैं। और आपको पता है फ्यूज का काम क्या है, अगर कोई सर्किट में प्रॉब्लम आ जाए तो फ्यूज की वायर मेल्ट हो जाती है जिससे हमारा सर्किट और कंपोनेंट्स बच जाते हैं डैमेज होने से। थ्रू द मेन स्विच दे आर कनेक्टेड टू लाइन वायर इन द हाउस। मेन स्विच के थ्रू उनको घर की लाइन वायर के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। दीज वायर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू सेपरेट सर्किट्स विद इन दी हाउस। ये वायर घर के अंदर अलग अलग सर्किट्स में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कर देती हैं। Often two separate circuits are used, one of 15 ampere current rating for appliances with higher power rating such as geysers, air cooler, etc. दो सेपरेट सर्किट बनाए जाते हैं अक्सर। इनमें से एक होता है 15 एम्पियर करंट रेटिंग वाला जिनकी पावर रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, जैसे कि गीजर्स हो गए, एयर कूलर्स हो गए, एक्सेट्रा। अदर सर्किट्स इज ऑफ 5 एम्पियर करंट रेटिंग फॉर बल्ब, फैन, एक्सेट्रा। दूसरा सर्किट बनाया जाता है 5 एम्पियर करंट वाला जिनकी रिक्वायरमेंट कम होती है, जैसे बल्ब्स हो गए, फैंस हो गए, टीवी, एक्सेट्रा। अर्थ वायर विच हैज इंसुलेशन ऑफ ग्रीन कलर। एक वायर और होती है जिसको अर्थ वायर बोलते हैं, उसका जो इंसुलेशन कलर होता है वो ग्रीन होता है। इज यूजुअली कनेक्टेड टू अ मेटल प्लेट डीप इन द अर्थ नियर द हाउस। वो जो कनेक्ट होती है वो आमतौर पे एक मेटल प्लेट के साथ कनेक्ट होती है जो नीचे मिट्टी के अंदर दबी होती है घर के पास। This is used as a safety measure, especially for those appliances that have a metallic body. ये एक सेफ्टी, एक बचाव का तरीका है खासकर उन अप्लायंसेस के लिए जिनका बॉडी मेटल का बना होता है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक प्रेस, टोस्टर, टेबल फैन, रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा। जितनी भी ये कंपोनेंट दिए हुए हैं इनकी बॉडी नॉर्मली मेटल की बनी हुई होती है, चाहे आप प्रेस की बात कर लो, चाहे टोस्टर, चाहे टेबल फैन या फिर फ्रिज की बात कर लो।
द मेटालिक बॉडी इज कनेक्टेड टू द अर्थ वायर, तो जो इनकी बॉडी हो गई अप्लायंसेस की वो अर्थ वायर के साथ कनेक्ट हो जाती है, विच प्रोवाइड्स अ लो रेजिस्टेंस कंडक्टिंग पाथ फॉर द करंट, जो करंट के लिए एक ऐसा पाथ तैयार कर देती है जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा कम होता है, और अगर रेजिस्टेंस कम होता है तो आपको पता है करंट वहां से आसानी से फ्लो कर जाता है। Thus, it ensures that any leakage of current to the metallic body of the appliance keeps its potential to that of earth। तो इससे क्या होगा, अगर करंट का कुछ भी लीकेज हो गया, मान लो वो बॉडी के ऊपर आ गया, मेटालिक बॉडी के ऊपर, तो उसका वो पोटेंशियल अर्थ के पोटेंशियल के इक्वल रख देता है। एंड द यूजर मे नॉट गेट अ सब इलेक्ट्रिक शॉक, और हमें जो इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लगता। अगर ये चीज ना हो तो हमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग शॉक लगने की प्रोबेबिलिटी रहती है, जिससे हमारी डेथ भी हो सकती है। और ये आपके पास फिगर डायग्राम में दिया हुआ है। Figure 13.20 gives a schematic diagram of one of the common domestic circuit। तो एक आमतौर पे यूज होने वाला डोमेस्टिक सर्किट आपको दिया हुआ है। इन ईच सेपरेट सर्किट, हर सेपरेट सर्किट में डिफरेंट अप्लायंसेस कैन बी कनेक्टेड अक्रॉस द लाइव एंड न्यूट्रल वायर। जो लाइव और न्यूट्रल वायर है उनके साथ डिफरेंट अलग अलग अप्लायंसेस कनेक्ट किए जा सकते हैं। ईच अप्लायंस हैज अ सेपरेट स्विच टू ऑन ऑफ। हर एक अप्लायंस का अपना एक सेपरेट स्विच होता है जिससे आप उस अप्लायंस को ऑन या ऑफ कर सकते हो। द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, और उससे आप लोगों को करंट जो है वो फ्लो कंट्रोल करते हो। इन ऑर्डर दैट ईच अप्लायंस हैज इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस, अगर आप चाहते हो कि हर अप्लायंस को पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिले, दे आर कनेक्टेड पैरेलल टू ईच अदर, हमें पता है उनको पैरेलल में कनेक्ट करना होता है। ये आप देख सकते हो, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर फ्यूज बोर्ड से जा रही है, फिर ये मीटर के पास चली गई, और फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड आ गया, घरों के पास अलग अलग सप्लाईज कंपोनेंट्स है। और ग्रीन जो है वो आपको दिख रही है अर्थ वायर के साथ कनेक्ट हो रही है, जिससे कि मेटालिक बॉडी वाले कंपोनेंट यहाँ से कनेक्ट हो जाएंगे, और ताकि इलेक्ट्रिक शॉक से हम लोग बच जाएं। ब्लैक वायर न्यूट्रल को रिप्रेजेंट कर रही है, और रेड वायर लाइव वायर को रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रही है। इलेक्ट्रिक फ्यूज इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ऑल डोमेस्टिक सर्किट्स। सभी घरेलू सर्किट्स में इलेक्ट्रिक फ्यूज एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ अ फ्यूज इन द प्रीवियस चैप्टर। हम लोगों ने जो फ्यूज का प्रिंसिपल और वर्किंग है वो प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है, कि जिस तरीके से फ्यूज वायर एक लो मेल्टिंग पॉइंट होती है, अगर इसका करंट ज्यादा पास हो जाएगा तो हीट प्रोड्यूस होगी, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो आपने पढ़ा है, और वो वायर मेल्ट करके सर्किट ब्रेक कर देगी, और हमारे अप्लायंसेस और सर्किट दोनों सेव हो जाएंगे। फ्यूज इन अ सर्किट प्रिवेंट्स डैमेज टू अप्लायंसेस एंड करंट ड्यू टू ओवरलोडिंग। जो फ्यूज होता है वो सर्किट में प्रिवेंट कर देता है, रोकता है अप्लायंस की डैमेज को, और सर्किट को भी ओवरलोडिंग होने की वजह से, ओवरलोडिंग मतलब क्षमता से ज्यादा लोड हो जाना। Overloading can occur when the live wire and neutral wire come into direct contact। ओवरलोडिंग कैसे हो सकता है, अगर लाइव वायर और न्यूट्रल वायर डायरेक्ट कांटेक्ट में एक दूसरे के साथ कनेक्शन में आ जाए तो उससे ओवरलोडिंग हो सकता है। दिस occurs when the insulation of wire is damaged। ये तब होता है जब वायर्स के जो ऊपर इंसुलेशन जो रबड़ होती है वो खत्म हो जाए और दोनों वायर्स आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए। और देयर इज अ फॉल्ट इन द अप्लायंस, या फिर ये भी हो सकता है कि जो अप्लायंस आप यूज कर रहे हो उसमें कोई फॉल्ट हो, और वहां पे जो उसके अंदर की बाइंडिंग है वहां पे लाइव और न्यूट्रल वायर आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गई हो। इन सच सिचुएशन द करंट इन द सर्किट एब्रप्टली इंक्रीजेस। ऐसे इस सिचुएशन में क्या होता है, जो सर्किट में करंट है वो तेजी से इंक्रीज कर जाता है। दिस इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किटिंग, और इसको हम लोग अपनी सिंपल लैंग्वेज में शॉर्ट सर्किटिंग कहते हैं। The use of an electric fuse prevents the electric circuit and the appliance from a possible damage by stopping the flow of unduly high electric current। इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज प्रिवेंट करता है इलेक्ट्रिक सर्किट और अप्लायंसेस को किसी भी डैमेज से, या ऐसे कंडीशन में जैसे करंट हाई फ्लो किया तो सर्किट को भी नुकसान हो सकता है, आग लग सकती है, और अप्लायंस भी खराब हो सकता है। तो वो क्या करेगा, ऐसे जैसे अनरिक्वायर्ड हाई करंट पास हुआ है तो वो इस हाई करंट को फ्लो होने से रोक देता है। जूल्स हीटिंग दैट टेक प्लेस इन द फ्यूज मेल्ट्स इट टू ब्रेक द इलेक्ट्रिक सर्किट। जो हमने बात अभी डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस चैप्टर में भी आई थी, कि इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाएगी जिसे अपन जूल हीटिंग बोलते हैं, उससे वो वायर जो है फ्यूज की वायर वो मेल्ट हो जाएगी। अब वो वायर मेल्ट हो गए तो उसका कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, जिससे करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, क्योंकि फ्यूज वायर या फ्यूज को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं।
ओवरलोडिंग कैन ऑल्सो अकर ड्यू टू एन एक्सीडेंटल हाइक इन द सप्लाई वोल्टेज। ओवरलोडिंग तब भी हो सकता है, कई बार वोल्टेज जो पीछे से वोल्टेज आपके पास आ रही है वो पीछे से इंक्रीज होके आए, एक्सीडेंटल हाइक एकदम से अचानक से 220 230 चाहिए होता है हमें, तो सडनली वो 300 350 हो जाए, तो उससे भी ओवरलोडिंग हो सकता है। समटाइम्स ओवरलोडिंग इज कॉज्ड बाय कनेक्टिंग टू मेनी अप्लायंसेस टू अ सिंगल सॉकेट। कई बार क्या होता है, आप एक ही सॉकेट में बहुत सारी चीजें लगा लेते हो, मोबाइल चार्जर लगा लिया, टीवी लगा लिया, उसमें प्रेस लगा दिया, तो एक ही सॉकेट के अंदर जब आप इतने सारे अप्लायंसेस लगा देते हो तो उससे क्या होता है, उस अप्लायंसेस की एक लिमिट होती है, तो वो ज्यादा हीटअप होना शुरू हो जाता है, और उससे क्या है, वो ओवरलोडिंग होकर आप लोगों के अप्लायंसेस और सर्किट दोनों के लिए खतरा बन जाता है। तो इसीलिए आप लोगों को प्रॉपर रेटिंग के सॉकेट यूज करने चाहिए, और अपना जो भी अप्लायंस आप यूज करना चाहते हो वो उसकी रेटिंग के हिसाब से ही यूज करना चाहिए। चलिए अब हमारे पास 3 क्वेश्चन आ गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम 2 सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अप्लायंसेस। कोई 2 सेफ्टी मेजर्स बता दे जो सर्किट्स और अप्लायंसेस में यूज करते हैं। अभी पढ़ के आए हम लोग, एक तो इलेक्ट्रिक फ्यूज हो गया, फ्यूज वायर भी लिख सकते हो या सिंपली इलेक्ट्रिक फ्यूज लिख दो, और दूसरा क्या हमने पढ़ा है, अर्थ वायर, जाकि मेटालिक बॉडी के साथ कनेक्ट हो जाता है और हम लोग शॉक से बच जाते हैं। ओके, सेकंड है इलेक्ट्रिक ओवन है जिसकी पावर 2 किलो वॉट है। ओके, न्यूमेरिकल है, पावर इज 2 किलो वॉट। मैं यहीं से भी चेंज कर देता हूँ, किलो वॉट के कितने वोट बनाएंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2000 वोट आ गया। वोल्टेज 220 है तो V इज इक्वल टू 220 वोल्ट, एंड करंट इज 5 एम्पियर, करंट मेरा 5 एम्पियर है। व्हाट रिजल्ट डू यू एक्सपेक्ट एक्सप्लेन, तो क्या रिजल्ट आप एक्सपेक्ट करेंगे बताइए। चलिए, ये तो पावर अपने ओवन की है। अब जो वोल्टेज और करंट हमें मिल रहा है, यहाँ से पावर निकाल देते हैं, P डैश, पावर का फॉर्मूला V इंटू आई, 220 multiply by 5, so I am getting 100, नहीं सॉरी 110, 1100 वोट। तो हमारा ओवन 2 किलो वॉट का है, लेकिन जहां पे हम लोग उसको कनेक्ट कर रहे हैं वहां पे पावर कितनी मिल रही है, 1100 वोट। तो क्या होने वाला है, इससे क्या होगा, ओवरलोडिंग हो जाएगा, और एक बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ करंट सर्किट में फ्लो करना शुरू कर देगा, जिससे जूल्स हीटिंग प्रोड्यूस होएगी, और उससे क्या होगा, हमारे सर्किट में शॉर्ट सर्किट होके फायर आग लग सकती है। और अगर फ्यूज लगा होगा तो फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होके वो सर्किट का कनेक्शन तोड़ देगा और किसी भी डैमेज को प्रिवेंट कर देगा। तो आपको दोनों चीजें लिखनी है कि विदाउट फ्यूज, अगर फ्यूज नहीं यूज किया हुआ तो सर्किट में आग लग सकती है, और अगर फ्यूज यूज किया हुआ है तो फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगी। लेकिन उससे पहले आप ये कैलकुलेशन करेंगे कि ओवन की पावर 2000 वोट है, लेकिन जहां पे हमने कनेक्ट किया हुआ है वहां पे पावर 1100 वोट की अवेलेबल है। ओके जी, देन थर्ड क्वेश्चन, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू अवॉइड द ओवरलोडिंग ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। ओवरलोडिंग ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो ये जो आखिरी लाइन लिखी हुई है ना कि टू मैनी अप्लायंसेस, हमें ये अवॉइड करना चाहिए, वी शुड नॉट कनेक्ट टू मैनी अप्लायंसेस टू अ सिंगल सॉकेट। काफी सारे अप्लायंसेस एक ही सॉकेट पे नहीं लगाने चाहिए। सेकंड, वी शुड यूज प्रॉपर रेटिंग सॉकेट एंड स्विचेस फॉर अप्लायंस। एक अप्लायंस जिसे आप रन करना चाहते हो उसके लिए आपको प्रॉपर पावर रेटिंग वाला सॉकेट और स्विच यूज करना चाहिए। वी शुड यूज केबल्स एंड वायर्स ऑफ प्रॉपर अ गुड क्वालिटी कंपनी, एक अच्छी क्वालिटी वाली कंपनी की केबल और वायर यूज करनी चाहिए, ताकि उससे ओवरलोडिंग ना हो। कई बार क्या होता है, वायर की जो कंपनी होती है वो अच्छी नहीं बनाती, क्वालिटी उनकी अच्छी नहीं होती, तो उससे भी ओवरलोडिंग हो जाती है। तो आप लोगों को इस तरीके से लिखना है। एंड लास्ट आप लोग क्या लिख सकते हो, इफ देयर इज, if the insulation is broken somewhere in the live or neutral wire you should tape it around। अगर कहीं पे लाइव या न्यूट्रल वायर की इंसुलेशन टूट गई है तो आपको उसके अराउंड टेप कर देना चाहिए, ताकि लाइव और न्यूट्रल वायर आपस में कनेक्ट ना हो सके। तो बाकी आप कोई भी पॉइंट जो है वो इंटरनेट से, बुक से लिख सकते हो, ये 2 से 3 पॉइंट काफी हैं। ओके जी, तो ये हमारे 3 क्वेश्चन डन हो गए। व्हाट यू हैव लर्न ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आई होप आपको इलेक्ट्रिक जनरेटर और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।